मेरे नाम के आगे दीपक अग्रवाल कम लोग जानते हैं। दीपक डोरा की जो टाइटल पड़ी, होजरी के बाद आपने ऑटो के बिजनेस में आने का कैसे सोचा? एक दिन हमारी माता, मेरी मम्मी देवकी देवी बहुत नाराज हुई। बोली ये गाड़ी आज रहेगी या मैं रहूंगी? तो मैं बोला मम्मी आप रहोगे, ये गाड़ी नहीं रहेगी। सर यूजुअली लोग पुलिस से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मतलब मैं इनसे भिड़ के, या मतलब आपने सही किया लेकिन आपने कैसे हिम्मत जुटाई? तो पुलिस वाले रहे चाहे कोई भी रहे, मैं बोलता हूँ अगर अन्याय है तो उसका प्रतिकार हर व्यक्ति को करने का अधिकार है। आपने कैसे हिम्मत जुटाई उन दोनों हमलावरों से लड़ने के लिए? आपकी कहानी बिल्कुल फिल्म की कहानी जैसी लगती है। वेलकम टू धंधे की बात, अ पॉडकास्ट बाय रामकृष्ण एकेडमी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, एक्शन है, वो सब कुछ है जो आप एक फिल्म में देखते हैं। एक छोटे से कपड़े के कारोबार से इन्होंने अपना धंधा शुरू किया और आज ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्री ओन्ड कार शोरूम के ओनर हैं। तो कैसे इन्होंने इतना बड़ा धंधा शुरू किया, कैसे कपड़े के कारोबार से ऑटो के कारोबार तक पहुंचे, कैसे इन्हें प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला और कैसे इन्होंने गोली खाकर भी कई लोगों की जान बचाई, आज देखेंगे इस पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए मिलते हैं दीपक डोरा जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर जैसी रही है, तो हम आपकी जर्नी के बारे में शुरू से जानना चाहेंगे। आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी? मेरा जन्म स्थल रायगढ़ है और रायगढ़ की इस माटी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने जन्म लेने के बाद प्रारंभिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी की एजुकेशन, उसके बाद पीडी कॉमर्स कॉलेज से मैंने अपनी कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की। संघर्ष का वक्त था जब पढ़ाई के साथ साथ मुझे अपने पिताश्री की व्यापार की जवाबदारी भी कम उम्र में मिली। क्या उम्र रही होगी आपकी तब? लगभग जब मैं क्लास 10th में था, नटवर हाई स्कूल में मेरी शिक्षा ग्रहण होती थी। पास में ही मेरी एक होजरी की छोटी सी दुकान थी, जहाँ पर हमारा पैतृक व्यवसाय था। दीपक होजरी के नाम से डोरा इनरवियर की एजेंसी थी। वहाँ पर मैं पिताजी और बड़े भाई के साथ अपना समय व्यापार में दिया। मतलब और आप काफ़ी कम उम्र में ही आपने व्यापार में पदार्पण कर लिया था। जी हाँ, अगर आप कह रहे हैं 10वीं में, तो 16 साल से ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी जी हाँ, आपकी। जी हाँ। 16 साल की उम्र से मैंने व्यापार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, क्योंकि मेरी 8 रियल सिस्टर हैं और केवल हम लोग 2 भाई थे। तो लगता था कि बहनों की शादियाँ करनी है, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर छोटी सी पारिवारिक उम्र में। जी हाँ, पारिवारिक ज़िम्मेदारी काफ़ी थी। इसलिए मैं पिताश्री की पैतृक व्यवसाय में मैं जुड़ा और व्यवसाय में जुड़ने के साथ-साथ मेरे साथ मिस हैप्पीनेस ये हुआ कि 1994 में पिताजी का अचानक देहांत हो गया। उसके बाद और भी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई और लगातार फिर मैं संघर्ष करते रहा। उस दौरान 1994 और 95 का दौर मेरे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण इसलिए रहा कि पिता को खो देना। उसके बाद 1995 में जब मैं बृजराज नगर से टिटलागढ़ ट्रेन से लौट रहा था, तो उसी ट्रेन में बोगी को लूटने के लिए डकैतों ने एक बहुत हथियार से लैस होकर उस बोगी में घुस गए। और मैं, क्योंकि शुरू से हमारे पिताजी कहते थे कि किसी के साथ अन्याय होता आप देखते हैं, तो भी आप उसके दोषी हैं। तो मैंने जब उनको डकैतों को बोगी में देखा,
कि वो कुछ महिलाओं की चैन वगैरह छीन रहे थे, तो मैं उनसे भीड़ पड़ा। और भीड़ पड़ा तो मेरे साथ जो वारदात हुई, उनके दूसरे साथी ने मुझे पिस्टल से सीधे गोली मारी और वो गोली मेरे सीने में लगी। और मैं फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं, रक्त रंजित रहते हुए भी उनसे मैं लड़ते रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो चलती ट्रेन में एक उसके साथी कूद गए और दूसरे साथी को, जिसको मैंने पकड़ा हुआ था, जब मुझे फायर से गोली लगी तो थोड़ा मुझे बेचैनी हुई, तो वो दूसरा भी मेरे पकड़ से बाहर आकर वो भी कूद गया। और उनकी डकैती को मैंने सफल किया। उसके लिए मुझे राज्य शासन द्वारा वीरता पुरस्कार से भी तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सम्मानित किया। और मेरा फिर रायगढ़ में जिला चिकित्सालय में काफ़ी डॉक्टरों के सफल प्रयास से ऑपरेशन करके वो गोली निकाली गई। तो ये कह लो 9 जुलाई 1995, जो कि मेरे लिए एक नया जीवन था। और मैं उन सब डॉक्टरों का शुक्रगुजार हूँ, पूरे रायगढ़ वासियों का, जिनकी दुआ से मुझे एक नया जीवन मिला, कि गोली लगने के बाद भी मैं आज आप सबके सामने साक्षात्कार पे बैठा हूँ। आपकी आपकी कहानी बिल्कुल फ़िल्म की कहानी जैसी लगती है, जब आप ये किस्सा हमें बता रहे थे। आपने कैसे हिम्मत जुटाई उन दोनों हमलावरों से लड़ने के लिए? क्योंकि कई बार लोग अपने पास हथियार होते हुए भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो आपने बिना किसी हथियार के कैसे हिम्मत जुटाई? देखिए, जब अन्याय होता है, तो अन्याय के खिलाफ हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि अन्याय अगर आप सहते हैं या अन्याय अपने सामने होते हुए देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप उस अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अन्याय जब भी मैं देखता था, जब स्कूल में भी था, तो किसी के साथ कोई मारपीट होती थी, अनावश्यक किसी को कोई मार के दबाने का प्रयास करता बुली था, तो करते हैं मैं स्कूल में लोग। हाँ, मैं उसको मुखर होके विरोध करता था। तो वही मेरा नेचर वहाँ भी मैंने जब देखा कि बोगी लूट रही है और कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, तो मैंने एकदम अपनी मतलब कह लीजिए कि जो मुझे याद आया कि अन्याय को अपने को नहीं देखना है, और मैंने उस अन्याय का प्रतिकार किया। उसके फलस्वरूप मुझे गोली लगी, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि बोलते हैं जब तक ऊपर वाला आपको नहीं कुछ कर सकता, तो नीचे वाले की कोई बखत नहीं है। और आज आपके सामने बैठा हूँ, लोग गोली से डरते हैं, और मुझे गोली भी लगी, सफल ऑपरेशन भी हुआ, और आज मैं जो है बहुत अच्छे से हूँ। बिल्कुल वो सर, सब हम कहेंगे कि आप हमारे सामने नहीं बैठे हैं, बहुत सक्सेसफुल होकर हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर बैठे हैं। हैं। सर, होजरी की दुकान कितनी बड़ी थी जब आपने चालू की तो? मेरी होजरी की व्यापार रायगढ़ के पुराने लोग सब जानते ही होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे नाम के आगे दीपक अग्रवाल कम लोग जानते हैं। दीपक डोरा की जो टाइटल पड़ी 1962 में, हमारे पिताश्री ने कलकत्ता की एचपी टेक्सटाइल जो होती थी, उसकी डीलरशिप ली। और हमारी 6x10 की एक दुकान श्याम टाकीज गेट पे, आज भी जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। 60 स्क्वायर फुट से आपने कुल चालू 60 किया था अपना स्क्वायर फीट सफर। की दुकान थी। वहाँ पर हम आ, रिटेल और होलसेल दोनों व्यापार करते थे, डोरा इनरवियर का। और वहाँ से सफ़र हमारे व्यापार का चालू हुआ, और बहुत संघर्ष किया मैंने। इवन ये कह लीजिए कि मैं जब लाइन में जाता था, तो हफ्ते में 7 दिन होते थे, तो 7 दिन मेरा टूर रहता था। जैसे सोमवार को मैं खरसिया शक्ति से रात को कुर्ला में आता था, तो केवल घर में अटैची बदलता था, दूसरी अटैची लेके तुरंत रिक्शे में जाता था मैं केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड। वहाँ से बालाजी बस होती थी, उसमें सीधे मैं जाता था जशपुर। फिर जशपुर से 2 दिन टूर करके आता था, तो रात को केवल अटैची बदल के फिर तीसरे दिन सारंगगढ़। ऐसे करके वीकली 7 दिन मेरा डोरा जो इनरवियर का होलसेल का काम था, उसके लिए मुझे ऑर्डर लेने, पेमेंट लेने जाना पड़ता था। तो बहुत संघर्ष किया, और वो संघर्ष आज अच्छा भी लगता है कि जिस मुकाम पे लोगों ने पहुंचाया है, प्यार दिया है, तो वो कहीं न कहीं हमारे उस संघर्ष में जो लोगों से रिलेशन बने, वो रिलेशन कहीं न कहीं मेरे रियल एस्टेट के व्यापार में, ऑटोमोबाइल्स के व्यापार में बहुत मुझे आगे सफल करने में सहयोगी रहे हैं। सर, होजरी के बाद आपने ऑटो के बिजनेस में आने का कैसे सोचा? ये भी बहुत संयोग और अच्छा क्वेश्चन है आपका।
जब 2001 में मेरी धर्मपत्नी लता के साथ हुआ 29 मई 2001 को, तो उस समय मैं जब सर आपको लाइन तारीख बहुत अच्छे से याद है। बहुत प्यार है मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बीच, और वो भी मेरी सफलता में कहीं न कहीं बहुत सहयोगी रही है लता। तो जब मेरी शादी हुई उस समय मुझे गाड़ी का शौक था कि मेरी खुद की एक 4 चक्का हो। उससे पहले मैं जब भी लाइन में जाता था तगादा में, सारंगगढ़, खरसिया, पत्थलगाँव, तो मैं बस से ही जाता था या ट्रेन का जहाँ रूट होता था ट्रेन से। एक इच्छा थी, लेकिन चूँकि फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई गाड़ी खरीद सकूँ, तो मैंने अपने एक मित्र जो कि सारंगगढ़ के हैं, अशोक शर्मा, उनसे मैंने पूछा कि मुझे एक मारुति वैन चाहिए। तो उस समय मारुति वैन की डीलरशिप रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा कहीं नहीं हुआ करती थी। केवल डीलरशिप हुआ करती थी तो भिलाई में होती थी। तो फिर मैं मैग्मा फाइनेंस कंपनी के यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात किया, तो बताया कि 50,000 डाउन पेमेंट देके बाकी 1.5 लाख रुपए आप फाइनेंस पे जो है ना वो कर सकते हो, तो कर सकते हो करके। तो उसके बाद मैंने जो है उस माध्यम से वहाँ पर भिलाई गया मैं और एक मारुति वैन लिया, और मारुति वैन लेने के बाद मैं अपने बिजनेस में थोड़ी संभावनाएं और टटोलने लगा। उस बीच अचानक, अब नया नया शौक था गाड़ी का, तो शौक था तो दुकान में कम बैठना होता था, मारुति वैन में व्यापार के अलावा कुछ घूमना ज़्यादा हो गया। एक दिन हमारी माता, मेरी मम्मी देवकी देवी बहुत नाराज हुई, बोली ये गाड़ी जब से आई है तो आपका व्यापार में जो है ध्यान कम है, दोस्ती यारी में गाड़ी लेके घूम रहे हो, माता जी ने आपको डांटा। डाटा। और वो बोली, उस दिन उनका एक शब्द मुझे पिंच किया। वो बोली ये गाड़ी आज रहेगी या मैं रहूंगी? तो मैं बोला मम्मी आप रहोगे, ये गाड़ी नहीं रहेगी। तो मैं तुरंत मेरे दोस्त के पास गया। मैं बोला कि ये ऐसे ऐसे जो है, मतलब छत्तीसगढ़ी में हम लोग बात करते थे, मोला अशोक भाई ये गाड़ी ला आज मोला कहीं भी बेचना है। तो बोला ऐसे कैसे बिकी है यार गाड़ी? तो बोला कैसे? तो बोला पुरानी गाड़ी का कोई बाजार नहीं होता है, बोले ये तो कोई ना कोई गहराक ढूंढना पड़ेगा हमको। तो मैं बहुत ढूंढा, फिर कोई गहराक नहीं मिला। फिर मैं उसको बोला कि ये गाड़ी आप रखो, मेरे दोस्त को, क्योंकि उसका ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था। मैं बोला घर में मैं शो कर देता हूँ कि मैं गाड़ी को बेच चुका सेल हूँ। आउट कर दिया, और कुछ पैसे मेरे को दे दो, मैं मम्मी को जाके दिखा दूंगा बेच दिया। तो मेरे को बोला ठीक है, आप पैसे ले जाओ, 50,000 दिया। मैं गाड़ी, फिर गाड़ी उसके पास से कोई देहात वाला ले लिया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही होजरी के बिजनेस में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं गाड़ी बेचने निकला, उस गैरेज में गया, उस गैरेज में गया। उस समय गैरेज में कुछ कुछ खरीदी बिक्री होती थी, वो भी रायपुर बिलासपुर के कुछ वेंडर आते थे। वो लोग वाहन की मतलब एक वैल्यू लगाते थे और उसको खरीदते थे। आज जिस तरह गाड़ी के शोरूम है प्री ओन्ड के, उस तरह हाँ, नहीं होते थे। उस तरह के नहीं, हाँ। गैरेज में जो गैरेज पे ओनर ही होते थे वो रायपुर, ले हाँ, लेते थे। रायपुर बिलासपुर के लोग आते थे, रायगढ़ के कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो मुझे जस्ट एक आइडिया आया कि भाई जब मैं परेशान था तो मेरे जैसे और लोग भी गाड़ी लेके ऐसा लगता होगा कि यूज नहीं है, तो इसको मैं कैसे सोल्ड आउट करूं। तो आपको मेरे को वहां से एक आइडियाज आया। एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा में बोले तो हाँ, आपको मार्केट गैप दिखा। हाँ, हाँ, कि वो प्लेटफॉर्म एक है जिसका स्पेस रायगढ़ में हो सकता है। तो फिर मैंने जो है, मेरी जो दीपक होजरी थी श्यामटा की, जिसके ठीक सामने एक पूनम शर्मा की दुकान थी, वो मैंने रेंट पे ली। और रेंट भी वहाँ उस समय 500 रुपये था, लेकिन 500 रुपये भी बेयर करने की हमारी हिम्मत नहीं थी। तो एक मेरा मित्र था सारंगढ़ का, अमित अग्रवाल, उसकी एक फोटोकॉपी की दुकान हुआ करती थी। तो मैं उसको बोला कि फोटोकॉपी की मशीन आप यहाँ लगा लो, 250 रुपये शेयर आप करना, 250 रुपये मैं करूँगा, ताकि दोनों को जो है शेयरिंग भी हो जाए शेयरिंग और हो जाए और दोनों के कंट्रीब्यूशन हो ऊपर जाएगा, तो भार ना लोड, पड़े। हाँ, लोड नहीं पड़े। तो फोटोकॉपी की उसकी मशीन इसलिए अच्छी चलती थी कि बगल में एसपी कार्यालय था, नटवर स्कूल, सारे दफ्तर थे, तो उसको भी उसका एक रोजगार के लिए फोटोकॉपी की मशीन मिल गई। और मुझे एक हैंड मिल गया कि मैं अगर नहीं बैठा हूँ तो वो बैठ जाता था कस्टमर को गाड़ी के विषय में। उस समय कैटलॉग चलते थे, ना हमारे पास कोई स्टॉक था, ना कुछ भी नहीं था। उसके बाद पहली गाड़ी के लिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया। उस समय तक केवल मैं ब्रोकरेज करता था, किसी की भी गाड़ी लिए और बिकवा दिए। उस समय 500 रुपये इसमें जो कमीशन कमीशन पे, कमीशन। ब्रोकरेज पे। उसके बाद पहली गाड़ी मैंने ट्रेडिंग की तो 1 लाख का मैंने लोन लिया। उस लोन से मैंने जो है गाड़ी, पहली गाड़ी लाई और फिर उसको विक्रय किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये व्यापार जो है अच्छा हो सकता है।
तो मैंने 1 से 2 गाड़ी, 2 से 5, 5 से 10 ऐसे करते हुए 2001 से 2013 तक श्याम टाकीज के ग्राउंड के अंदर जो है, जो कि समोसे की दुकान बहुत फेमस है, वहाँ पर मैं अपनी गाड़ियाँ रखता था। रेंट देता था मैं श्याम टाकीज के सांवरिया परिवार को, और मेरी ऑफिस गेट के बाहर थी। ऐसे करके 2013 तक चलते रहा। 2013 में एक ऐसा संयोग हुआ, या बोलते हैं कि आपदा में अवसर, वो मेरे साथ हुआ जब मेरी डीएसपी लदेर करके थे, तत्कालिक उस समय के ट्रैफिक डीएसपी, उनसे ट्रैफिक को लेकर वो किसी एक पर्सन की, मेरे कस्टमर की गाड़ी में लॉक लगा दिए, नो पार्किंग एरिया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये नो पार्किंग एरिया है, ठीक है, वो जस्ट मेडिकल पे गए थे और आप उनकी लॉक खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, लॉक नहीं खुलेगा। तो मैंने फिर वही ट्रेन डकैती जैसे अन्याय का जो है प्रतिकार किया। तो उस प्रतिकार स्वरूप मुझे केस भी बना मेरे खिलाफ, एसटीएससी, और मुझे काफ़ी दिन जो है मुकदमा भी लड़ना पड़ा। वो भी मेरा एक अच्छा सफ़र था। उसके बाद मेरे को एक ऐसा लगा कि मैं श्याम टाकीज़ में व्यापार कर रहा हूँ, गाड़ियों का कर रहा हूँ, और ये बहुत बाज़ार के बीच का मार्केट है और रोज़ ट्रैफ़िक को लेके कोई न कोई मामले होते हैं। तो क्यों ना मैं आउटसाइड जाऊँ। तो मेरी एक ज़मीन थी भगवानपुर में, होटल श्रेष्ठा के पास। तो उस ज़मीन को मैंने उसी दौरान डेवलप किया, और 2013 में मैंने उस बिज़नेस को, सेकंड हैंड कार के बिज़नेस को थोड़ा एक बड़ा स्वरूप देते हुए, लगभग 30 से 40 गाड़ी की इन्वेंट्री, जो श्याम टाकीज़ में मेरी 10 गाड़ी की इन्वेंट्री थी, 1 से 10 गाड़ी तक पहुंची थी। फिर वो हमारी श्रेष्ठा होटल के बगल में गणपति फाइनेंस एंड ऑटो डील, सबसे पहले हमारी गणपति ऑटो डील थी, फिर फाइनेंस एंड ऑटो डील हुई 2013 में। सर यूजुअली लोग पुलिस से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मतलब मैं इनसे भिड़ के, या मतलब आपने सही किया लेकिन आपने कैसे हिम्मत जुटाई कि मैं इनसे। मैंने अपनी बात रखी उनसे, डीएसपी साहब से। मैं बोला, सर आप नो पार्किंग एरिया बोलते हैं, लेकिन नो पार्किंग एरिया के लिए आपने, अगर गाड़ी अगर कोई खरीदता है और आपका नो पार्किंग एरिया है, तो आपने पार्किंग एरिया कौन सा सुनिश्चित किया है? आप यहाँ पर चिन्हांकित करिए पूरे मार्केट में कि आपका अमुक अ, इस एरिया से इस एरिया की जो भी आपकी खरीदी है, यहाँ पर जो भी कस्टमर्स आएंगे उनकी गाड़ी के लिए अमुक पार्किंग व्यवस्था है। पार्किंग व्यवस्था जो हाँ, है तो वो। उससे ये सुधार हुआ कि उस केस के बाद सारे जगह आपने देखा होगा, रायगढ़ में इतवारी बाजार, गांधीगंज, सब जगह पार्किंग के एक बोर्ड लगे कि भाई यहाँ के अगर कोई कस्टमर्स हैं और उनको अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो गांधीगंज में करे, नटवर स्कूल में करे, म्युनिसिपल स्कूल में करे, ऐसे करके चिन्हांकित उसके बाद से हुआ। तो पुलिस वाले रहे चाहे कोई भी रहे, मैं बोलता हूँ अगर अन्याय है तो उसका प्रतिकार हर व्यक्ति को करने का अधिकार है, क्योंकि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई लागू नहीं है कि कोई आईएएस है तो आपसे वो बड़ा महान बड़ा नहीं है, है या आईपीएस आप है तो उसका वो आपसे प्रतिकार नहीं महान कर नहीं है। सकते। आप अपनी बातों को संयमित शब्दों से, संयमित अपने आचार विचार से आप रखने के पूरे अधिकारी हैं। उसके लिए आपको कोई पॉलिटिकल होना या कोई प्रेस में होना कोई आवश्यक नहीं है। एक आम आदमी को भी उतना ही राइट है जितना एक कोई भी एमएलए, एमपी या किसी अधिकारी को। तो सर वो मुकदमा कितने दिनों तक चला? वो मुकदमा लगभग मेरा 3 साल चला और उसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ। उन्होंने झूठा मेरे ऊपर केस लगाया था कि मुझे जातिगत गाली दी, जबकि मैं उसकी जाति ही नहीं जानता था। वो चूँकि उस समय चलता भी था कि कोई भी अगर उस जाति वर्ग का है तो उसका लाभ लोग उठाते थे। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये, मतलब सारे प्रकरणों को देखते हुए, जैसे पूरे भारत में चलता था, तो उसमें कुछ चेंजिंग भी किया, बदलाव भी किया कि भाई अगर कोई जाति सूचक गाली देता है तो उसका बिना प्रूफ के आवेदक के ऑफेंस को जो है ऑफेंस न माना जाए। तो वो संघर्ष भी रहा, और वो संघर्ष से मैं तो थैंक्स करता हूँ आज डीएसपी लदेर जी को, कि वो अगर उस घटना मेरी नहीं होती 2013 की, तो हो सकता है मैं श्याम टाकीज में केवल महीने की 5-10 गाड़ी बेच के ही बेच रहे खुश होते। होता। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं नदी से समंदर में जा रहा हूँ, और जब समंदर में गोते लगाने का मौका मिला, तो आज आपके सामने है, जब श्रेष्ठा होटल से मैं 2018 में ये
भगवानपुर जिंदल रोड। आसान भाषा में कहें तो आपने मुश्किल को मौके का स्वरूप दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके एकदम शब्द सटीक है, मैं बोलना चाह रहा था वही शब्द आपने कहा है कि एकदम मतलब मौके को जो है हमने अवसर में जो है तब्दील कर दिया आपने। तब्दील कर दिया। तो दीपक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं या जो लोग नए बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, सेकंड हैंड कार का जो व्यापार है, वो तो बहुत चैलेंजेस है। इसलिए है कि इसमें जो गाड़ियों के पेपर होते हैं, वो सबसे पहले समझने होते हैं कि अगर कोई रामलाल गाड़ी बेचने आया है, तो रामलाल के ही खाते में पैसा जाएगा, रामलाल से ही हम साइन लेंगे, रामलाल से ही सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। जनरली पुरानी गाड़ियों में होता है कि रामलाल की गाड़ी है और श्यामलाल बेच के चल दिया। वहीं पर आदमी जो है बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी तकलीफ में आ सकता तकलीफ है में आ बेचने वाला। सकता है। तो इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है कि ए की गाड़ी ए से लेनी है और बी को सही हाथों में उस गाड़ी को बेचनी है, क्योंकि केवल लेना आसान नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करके ए गाड़ी आपके यहाँ बेच के जा रहा है, तो वो बी के व्यक्ति के नाम उस गाड़ी के पेपर ट्रांसफ़र कराना और उसको प्रॉपर उस पेपर को सबमिट करना, वो भी एक बहुत कठिन टास्क होता है, जिसको हम लोगों ने आप देखे होंगे, हमारे यहाँ पूरी बैक ऑफिस है, जहाँ हमने आरटीओ का एक अलग सेल बनाया हुआ है, इंश्योरेंस का एक अलग सेल बनाया हुआ है, सेल का एक अलग सेल है, परचेस का अलग है, मेंटेनेंस टीम है। ऐसे करके हमारे यहाँ बहुत ही व्यवस्थित टीम है और उस टीम वर्क से ही आज हम गणपति ऑटो डील, फिर गणपति फाइनेंस एंड ऑटो डील और गणपति ऑटो मॉल, और अभी आपको बताना चाहूँगा कि हम जस्ट मेरा बेटा भी अब इस व्यापार में आ गया है, प्रज्वल अग्रवाल। यूट्यूब में आप उसको देख सकते हैं, मोंटी ब्लॉग में उसके मिलियन में यूज़र्स हैं और उसने अभी इसको गणपति ऑटो मॉल को गणपति ऑटो मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जो है तब्दील करके रजिस्टर्ड कराया है। और बिल्कुल आपकी ही राह पर हैं। आपके सुपुत्र भी वो अपने पिता के व्यवसाय को एक दूसरे लेवल, अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। वो हम मैनुअल वाले थे और सोशल मीडिया में उसने एक बड़ी हाइट दी है इस गणपति ऑटो मॉल को गणपति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तक ले जाकर, और हमें खुशी भी होती है जब कोई कस्टमर आके बोलते हैं कि प्रज्वल सर कहाँ है, तो हमें लगता है कि बेटे के नाम से जब बाप जाना जाए तो उससे खुशी का क्षण हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लगता है। आशीष है मेरा भतीजा, वो भी इस व्यापार में पूरी तरह से हमारा सहयोगी है। आशीष, प्रज्वल, मैं, मेरे बड़े भाई, सारे लोग इस व्यापार पे लगे हैं। जैसा आपने बताया कि आप आपके बेटे और आपके भतीजे भी इस व्यापार में हैं, तो जॉइंट फैमिली का कितना प्रभाव पड़ता है बिजनेस में? जॉइंट फैमिली होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ज्वाइंट फैमिली को मैं नाम दिया हूँ 1 और 1 11, 1 और 1 2 कभी नहीं होते। तो हर व्यक्ति को मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो संयुक्त परिवार में रहने का आनंद है, संयुक्त परिवार में रहकर व्यापार करने का आनंद है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर किसी को व्यापार में पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, तो वो पार्टनर आप पहले भाई को ऑफ़र करिए। भाई नहीं होता है तो कोई रिलेटिव को करिए, उसके बाद आप अदर मित्र, यार या कोई बाहर के बाहर के, लोगों को ढूँढिए। क्योंकि बोलते हैं कि अपना मारेगा तो छाँव में ही डालेगा। तो अपने व्यक्ति अगर आगे बढ़ते हैं या अपने व्यक्ति से अपन जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें मजबूती और आत्मीयता एक अलग होती है। तो मेरा शुरू से रहा है और मैं तो शुरू से, मेरी 8 बहनें हैं, तो जितने भी भांजे हैं, सबको मैं चाहता था कि एक उनका खुद का व्यापार हो और वो सफल व्यवसायी हों। तो मैंने अपने स्तर पे जितना हो सके उनको सहयोग करके प्लेटफ़ॉर्म भी दिया है, ताकि वो अपने व्यापार को अपने अच्छे ढंग से संपादित कर सकें। सर, आपने बताया कि आपके यहाँ 4 से 5 अलग-अलग आपने वेन्यू बना रखे हैं। मतलब कहना चाहिए कि मैनेजमेंट के लिए और इंश्योरेंस के लिए। तो इतने सारे विभागों को मैनेज कैसे करते हैं आप? जैसे शोरूम वगैरह में क्या होता है कि जैसे मुझको केवल रिपोर्टिंग करेंगे एचओडी, मैं एक व्यक्ति से ही मीटिंग करूँगा।
एचओडी जीएम से मीटिंग करेंगे, फिर जीएम पूरी सेल्स टीम से करेंगे, सेल्स टीम के बाद फिर हमारा नीचे फ्लोर में मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस के लिए एक अलग जीएम है, वो केवल मेंटेनेंस से बात करेगा। तो 1 टू 1 जब आप चैनल पे चलेंगे तो आपका व्यापार बहुत अच्छे से होगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगेगा और चीज़ें पूरी व्यवस्थित होती हैं। सर कई बार लोगों को ये लगता है कि सारे काम मुझे करने ज़रूरी हैं। अगर मैं गल्ले पे नहीं बैठूंगा तो चोरी हो जाएगी, अगर मैं साफ सफाई नहीं दिखूंगा तो दुकान साफ नहीं रहेगी। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप टीम बड़ी नहीं रख सकते। कई लोगों को ये इशू आता है कि मैं बड़ी टीम रखूँगा तो मुझे सैलरीज बहुत देनी पड़ेगी। तो टीम आप बड़ी मत रखिए, लेकिन अगर टीम आपकी 5 लोग की भी है, 50 की जगह 5 लोग की, तो कहीं न कहीं वो प्रॉपर चैनल पे रहेगी। तो टीम वर्क से काम लेना और उनकी सैलरी, जैसे कि वॉरेन बफ का बहुत अच्छा कोटेशन है कि हर इंसान के पास केवल 24 घंटे हैं और कार्य करने के लिए केवल 8 घंटे हैं। तो 8 घंटे से साढ़े 8 घंटे ना तो अंबानी के पास है, ना अदानी के पास है, ना जिंदल के पास है। तो आप क्यों ना 8-8 घंटे के आदमी हायर कर लो। तो जब उतने सफल व्यक्ति ने ये कहा है कि हर व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे हैं और वर्किंग टाइम 8 घंटे है, तो अगर हम कैपेबल नहीं भी हैं और 8 घंटे में हमें एक आदमी मिल रहा है और वो हमारे व्यापार को आगे ले जाने में हमारा सहयोगी बन रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति वैसे अनुभवी 8 घंटे के व्यक्ति को हायर करना ही चाहिए। सर जब गाड़ियाँ आपके पास आती हैं तो आप उनसे कैसे क्वालिटी चेक करते हैं कि ये गाड़ी कितने की है, इसका उसकी वैल्यू आप कैसे लगाते हैं? इसके लिए हमारे एक्सपर्ट वेल्वर हैं, जो कि पूना से हमारे यहाँ 2 जो हमारे स्टाफ टीम है वो सीख के आई हुई है। उन्हें पूरी बारीकियाँ 117 पॉइंट होते हैं गाड़ियों में, वो 117 पॉइंट पे गाड़ी को चेकअप करते हैं कि गाड़ी का जो किलोमीटर है वो जेन्युइन है कि नहीं, किलोमीटर कोई हैम्पर तो नहीं है, गाड़ी कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, गाड़ी का कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, गाड़ी के टायर कंपनी के हैं या चेंज हो चुके, बैटरी कंपनी की है या चेंज हो चुकी, ऐसे करके 117 पॉइंट पे वो चेक करते हैं। उसके बाद उसका हम एक रेट वैल्यू जो हमारे यहाँ सेलर आते हैं उनको देते हैं और वो अगर डील को क्लोज करते हैं तो हमारे यहाँ तत्काल आप यूज्ड गाड़ी में सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि मैक्सिमम लोग सेल फॉर पार्क में गाड़ी खड़ी करते हैं। वो गाड़ी अपने यहाँ रख लेते हैं हाँ, कि जब रखते गाड़ी हैं। बिकेंगी तब आपको उसके पैसे हाँ, देंगे। तो हमारे यहाँ वो सुविधा भी है, लेकिन जनरली क्या होता है, कोई भी गाड़ी बेचने जा रहा है तो या तो उसको उसको नई गाड़ी लेनी है तब वो बदलेगा, या उसको कोई मेडिकल के लिए पैसे की आवश्यकता है तब बदलेगा, या फिर वो गाड़ी को सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है तब बेचेगा। तो हमारा मोटो शुरू से रहा है कि अगर कोई गाड़ी बेचने आया है तो उसको तत्काल अगर पैसा हम देते हैं, उसके अकाउंट में पैसा देते हैं, चेक देते हैं, तो उसको एक जो रिलीफ मिलेगा, तो वो 4 लोग को जाके बोलेगा कि भाई मैं गणपति गया तो वहाँ मुझे 5 मिनट में मेरी गाड़ी मेरी के गाड़ी तुरंत पैसे बिक गई। पैसे मिल गए। गाड़ी तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी डीलर ले लेगा, लेकिन गाड़ी लेने के बाद 5 मिनट में जब उसको खाते में आरटीजीएस दिखेगा तो वो हैप्पीनेस लगेगा, उसको लगेगा मेरी प्रॉब्लम गणपति में वो जाके संतुष्ट होकर जाएगा। सॉल्व हो गई। और इसलिए हमने कोटेशन भी दिया है, पुरानी कार यानी गणपति, हमारा एक कोटेशन है। और एक हमारा कोटेशन है, गणपति ऑटो मॉल का है सपना, हर घर में हो कार अपना। यानी हम मिडिल लोअर लोगों को भी, जो कि नई गाड़ी जिनकी पहुंच से बहुत दूर रहती है, उनके आपका सपने विजन को है कि हर घर में एक कार हो। हर घर में एक कार हो। और मुझे खुशी है कि इस व्यापार में मैं लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ। अब तक हमने 400 से 450 जो ड्राइवर थे, जो किसी मालिक की छोटा हाथी पिकअप, स्वराज माजदा, ये सब गाड़ियाँ 7,000 8,000 10,000 की सैलरी पे ड्राइवर होके चलाया करते थे, उनको हमने एकदम न्यूनतम, कई बार तो जीरो डाउन पेमेंट पे उनको गाड़ियाँ दी है और आज वो लोग 10-10 गाड़ी 12-12 गाड़ी के मालिक हैं। तो तो सर ड्राइवरों को भी हमने अगर मैं कहूँ तो वाहन मालिक बनाया है। आपने उनको भी एंटरप्रेन्योर बनाया है। यस यस। वाह। तो वो
सबसे हैप्पीनेस क्या है, पैसा कमाना एक उद्देश्य होता है हर व्यापारी का, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब बस स्टैंड जाते हैं और वो ड्राइवर आके पाँव छूता है, बोलता है भैया मेरे को पहचाने क्या, तो हम लोग अब इतने ग्राहक आते हैं उतना नहीं पहचान पाते। तो भैया मैं मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बोला केवल 10,000 है, तो आप मेरे को 3 लाख की गाड़ी दिए और मैं 10,000 में गाड़ी मालिक बन गया। भैया 3 ठो गाड़ी और लिया हो, देखो आप एक बार मेरे साथ फोटो खिंचाओ। ऐसे जब बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, हम केवल गाड़ी बेच नहीं रहे हैं, लोगों को रोजगार के भी अवसर जो है दे रहे हैं। तब लगता है कि यह अंदर से बिजनेस खुशी मिलती है खुशी वो। मिलती है। तो इस व्यापार में सबसे अच्छा जो सुखद क्षण अब लग रहा है, क्योंकि एक समय था संघर्ष का, जब हम एक गाड़ी रखते थे, फिर 10 पे आए, फिर 100 पे, आज 300 गाड़ी की मेरी इन्वेंट्री होती है, 300 गाड़ियाँ रेडी स्टॉक में होती है। तो रोजगार जब लोगों को मिलता है तो वो एक अलग खुशी होती है। सर, नई गाड़ी वर्सेस पुरानी गाड़ी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नई गाड़ी जिसको लेना होगा वो पुरानी नहीं लेगा, लेकिन समाज में आज एक वर्ग ऐसा है जिसको हम कह लें समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति या मिडिल लोअर क्लास, वो नई गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पॉकेट का जो है साइज वो बहुत छोटा है। उसके पास केवल 50,000 है और उसको शौक है कि मैं 5 लाख की कार ले लूं। 10 लाख की कार उसको पहले तो मिल गई 5 लाख में, फिर 5 लाख में उसको देना पड़ा केवल 50,000। 90% आजकल इजी गोइंग फंडिंग हो जाती है, फाइनेंस, रीफाइनेंस बोलते हैं उसको हम, यूज्ड कार में। तो उसको जब इजी ईएमआई मिल जाती है तो वो गाड़ी का अपना शौक पूरा कर लेता है, और फिर जब वो रीसेल में गाड़ी बेचता है तो उसके पैसे का डेप्रिसिएशन बहुत कम आता है। इसमें 3 तरह के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं पुरानी गाड़ी। जिन्होंने पहली-पहली कार सीखी है, तो उनको ये सोचना रहता है कि मैं नई कार लूँगा और कहीं स्क्रैच आ गई तो दिल में लग जाएगी। बिल्कुल। तो वो लोग सीधा नई गाड़ी प्रेफ़र बड़ी करते हैं, संभाल के हाँ, चलाते हैं लोग। तो इसलिए उनका सोचना रहता है कि पुरानी गाड़ी में मैं अपना हाथ-वाथ साफ कर लूँ, बिल्कुल। फिर 1 आध साल बाद नई गाड़ी ले लेंगे। गणपति में आके हमारे यहाँ बाई बैक की भी सुविधा है। अच्छा। तो उनको ये रहता है कि भई मैं 50,000 1 लाख कम में इस 5 लाख की गाड़ी को फिर 4 लाख में गणपति में दे दूँगा, तो मेरा 1 लाख टूटा और 1 लाख को मैंने 1 साल में यूज़ भी कर लिया। तो इस तरह की सोच वाले लोगों के लिए पुरानी गाड़ी का बाज़ार आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि पुरानी गाड़ी एक वर्ग विशेष के लिए ज़रूरत की चीज़ है। दीपक जी, आपके बिजनेस में सेल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन आपके बिजनेस के अलावा भी जो बहुत सारे बिजनेस हैं, या मैं कहूँ लगभग हर बिजनेस में कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, तो सेल्स उसका सबसे बड़ा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कैसे लाया जाए। तो जैसे आपने हमें बताया कि आप अपने जो स्टाफ हैं उनकी आप खुद ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो क्या आपको लगता है इसकी ज़रूरत महसूस हुई है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सेल्स की ट्रेनिंग मिल जाए, मेरे स्टाफ को 1 घंटे या 2 घंटे का वेबिनार हो जाए, या ऐसा कुछ फैसिलिटी मिल जाए जहाँ पर उन्हें मैं अवेल करा दूँ, वो फैसिलिटी ले लें और पहले से ज़्यादा पॉलिश हो जाएं? बिल्कुल, ज़रूर, मैं तो चाहूँगा कि जो भी संस्थाएँ हैं, चाहे वो जेसीआई हो, रोटरी हो, लायंस क्लब हो, उनको ऐसा एक डिज़ाइनिंग करना चाहिए व्यापारी बंधुओं के लिए कि उनकी जो सेल्स टीम है, वो कितनी भी एक्सपर्ट होगी, तो उनको जो वर्कशॉप लेंगे, जो कार्यशालाएँ होंगी, उसमें कहीं न कहीं उनको सेल्स टीम को बेचने की एक नई कला सीखने का अवसर मिलेगा, और हम बेचेंगे तभी खरीद पाएँगे। बेचना और खरीदना दोनों ज़रूरी है। आज अगर मैं होलसेलर हूँ, अगर मैं विक्रय करूँगा, तब मेरी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तब मैं स्टॉक कर पाऊँगा, और अगर मेरा सेल ही कमज़ोर रहेगा, तो मैं नया स्टॉक खरीद ही नहीं पाऊँगा। एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। 2 पहिए, बिल्कुल, सही कहा आपने। तो दीपक जी, अभी ईवी का मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो आप उसमें कितना पोटेंशियल देखते हैं फ्यूल फ्यूल वाली गाड़ियाँ वर्सेस ईवी की गाड़ियों में? देखिए, ईवी की जो गाड़ियाँ हैं, उनका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा बचत भी हो रही है कस्टमर को, और इससे 3 फ़ायदे हैं। एक तो हमारे देश का पैसा जो बाहर जा रहा है, डीज़ल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से अन्य देशों में जा रहा है, वो पैसा हमारा भारत पे ही रहेगा। दूसरा, डीज़ल या पेट्रोल की गाड़ियाँ जब सड़क पे चलती हैं,
तो कहीं न कहीं प्रदूषण भी होता है। तो प्रदूषण से बचत होगी, देश का पैसा देश में रहेगा और जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, जो गाड़ी का उपयोग करते हैं, उनको काफ़ी कम खर्च पे जो है वो गाड़ियाँ चलाने में आसानी होगी। तो ईवी का बाज़ार मैं समझता हूँ अभी हम 2024 में हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिज़ाइनिंग है। चूँकि मैं ऑटोमोबाइल्स की बुक्स वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ, बुक्स आती है उसका अध्ययन करता हूँ, तो वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग ये किए हैं कि 72,000 ईवी के पॉइंट्स वो हाईवे पे चार्जिंग लेके स्टेशन आ आप रहे हैं कह रहे हैं? चार्जिंग के। वो उसमें डिज़ाइनिंग ये है कि सबसे पहले मेट्रो सिटी, फिर उसके बाद कैपिटल, फिर जिला हेडक्वार्टर में जितने भी जो पेट्रोल और डीज़ल के पंप हैं, उसके साथ-साथ वो ईवी चार्जिंग के पॉइंट्स अपॉइंट करेंगे। जैसे पेट्रोल डीज़ल के लिए स्टेशन, डीलर्स अपॉइंट जो होते हैं। स्टेशन है पेट्रोल और डीजल के, वहीं हाँ, पर चार्जिंग की भी व्यवस्था दी जाए। चार्जिंग की व्यवस्था रहेगी, वो बहुत ही कम समय में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और बहुत ही न्यूनतम पैसा उसका आपको चुकाना होगा और पेट्रोल डीज़ल की तर्ज पे आप ईवी में चार्जिंग कीजिए और 5 मिनट में आप अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाइए। उससे ये होगा कि मुझे अगर 2000 किलोमीटर जाना है, तो जनरली होता है जो अभी ईवी की गाड़ियाँ आ रही हैं, किसी का बैकअप 300 किलोमीटर का है, किसी का 200 का है, मैक्सिमम 400 है। तो 400 के बाद कहीं न कहीं उसको रुकना पड़ता है और चार्जिंग लेना पड़ता है। जब हाईवे में पेट्रोल डीज़ल पंप के जैसे ईवी के पॉइंट्स हो जाएँगे, तो कस्टमर को बहुत आसानी होगी और उससे ईवी का एक बाज़ार, बड़ी क्रांति आने वाली है। ऐसा मुझे लगता है कि 2030 तक ईवी का बाज़ार पूरी तरह से सफल हो जाएगा। दीपक जी, आपके बिजनेस की जर्नी के बारे में आपने हमें काफ़ी कुछ बताया और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे उससे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर किसी के जीवन में एक कॉज होता है, तो आपके जीवन का वो कॉज या सोशल कॉज क्या है? देखिए समाज सेवा जो होती है, वो हर व्यक्ति की अंतर भावना होती है। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। चूँकि मेरा परिवार शुरू से सेवा से जुड़ा रहा, तो कहीं न कहीं संस्कार मेरे में भी आए और मैं प्रारंभ से ही, जैसे मैं समाज को 4 भागों में मानता हूँ। सबसे पहले आप स्वयं और परिवार के लिए जिएँ, फिर आप समाज के लिए जिएँ जिस समाज में आप रहते हैं, फिर आप जिएँ जिस मोहल्ले में रहते हैं, फिर आप जिएँ अपने शहर के लिए, फिर आप जिएँ अपने राष्ट्र के लिए। बिल्कुल। तो ये एक चैन मैंने शुरू से सीखा और इसीलिए मैं सबसे पहले जब कॉलेज में आया, तो रायगढ़ की मारवाड़ी युवा मंच शाखा रायगढ़, जिसमें निर्मल अग्रवाल जी, नवनीत जगत राम का हमारे अग्रज भाई लोग थे, उनके साथ मैंने मारवाड़ी युवा मंच ज्वाइन की। मारवाड़ी युवा मंच में लगभग मैं 20 साल तक रायगढ़ शाखा का अध्यक्ष के अलावा मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर जो है रहकर मारवाड़ी युवा मंच में कार्य करने का अवसर मिला। उसी के साथ-साथ 1995 में जब मुझे ट्रेन डकैती में डकैतों के साथ भिड़ंत हुई, मैं रक्त रंजित हुआ, मेरा सफलता से ऑपरेशन हुआ और मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिला। तो मुझे जब मुझे 3 यूनिट ब्लड लगी, उस घटना में मुझे 3 ब्लड यूनिट लगी जब काफ़ी खून सोशल बह गया था आपका। काफ़ी खून निकला था और उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। ये बात 1995 की है। तो उस समय 3 बॉटल ब्लड अरेंज करना बहुत ही कठिन था। लेकिन लोगों ने आकर के जो है 3 अलग-अलग लोगों ने मेरे को रक्त देकर मेरे जीवन को नई एक प्रदान किया, रोशनी मतलब नया जीवन प्रदान किया रक्त देकर। तब मुझे एहसास हुआ कि रक्त की क्या कीमत होती है। तो मैं जब ऑपरेशन हुआ तभी डॉक्टर को बोल रहा था कि सर रक्त मुझे लगा है, मुझे भी रक्त देना है। तो मुझे डॉक्टर साहब डाँटे, बोले कि अभी आपकी इंजरी है और ये इंजरी को कम से कम जो है 6 महीने आपको घाव भरने में लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सुरंग हो गया था, गोली ऑपरेशन के माध्यम से निकाली गई थी पेट से। तो फिर मुझे एक टीस थी कि मैं इस रक्त का कर्ज उतारूँगा।
अब वापस तो देना चाहते हैं। हाँ, तो मैंने फैसला किया। फिर लगभग जुलाई के बाद 6 महीने बाद जो है जनवरी 1996 में मैं प्रथम बार जो है रक्तदान किया। और रक्तदान किया, फिर मुझे एक जुनून सा सवार हो गया। हर 3 महीने में मैं जो है रक्त के लिए तलाश करता था कि किसको रक्त की आवश्यकता है। कई बार तो ऐसा होता था कि ज़रूरतमंद को नहीं भी है आवश्यकता, तो मैं रेड क्रॉस से भी जुड़ा हुआ था, रायगढ़ रेड क्रॉस। तो वहाँ जाकर मैं जो है स्वतः अपना 1 यूनिट रक्त दे कर के अपना लगता था मुझे कि ये रक्त किसी न किसी के फ्रीज़र में रहेगा, काम आ जाएगा। तो इस तरह मैंने लगातार रक्तदान किया और मुझे ये बेहद खुशी के साथ बोलना अच्छा लग रहा है कि आज जो तत्कालिक उस समय के सांसद थे विष्णुदेव साय, जो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया हैं, उनके हाथों लगातार 50 बार रक्तदान के लिए मुझे 2014 में विष्णुदेव साय जी ने रायगढ़ गणतंत्र दिवस में सम्मानित किया। और आज तक मैं लगभग 116 बार रक्तदान कर चुका हूँ और लगभग 2000 से अधिक लोगों को प्रेरित भी किया हूँ कि आपको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती, रक्तदान से कोई चक्कर नहीं आता। रक्तदान हर व्यक्ति जो स्वस्थ है वह हर 3 महीने में कर सकता है। इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। सर आपने काफ़ी बड़ा नंबर हमें बताया, 116 बार आपने खुद किया है और 2000 और लोगों को आपने प्रेरित किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने 5000 से भी ज़्यादा जीवन बचाए हैं या नया जीवन दिया है रक्त के माध्यम से? कहा जा सकता है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज होती है कि वो खरीदी नहीं जा सकती। रक्त इंसान देगा तभी किसी भी इंजूरी व्यक्ति को जो है वह रक्त से उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो रक्तदान का यह सिलसिला से ही मैं कहीं न कहीं प्रेरित होके जब नेत्रदान की ओर बढ़ा, तो उसमें भी बहुत एक संयोग था। मेरी माता देवकी देवी जो हमेशा हमको घर में सब भाई-बहन बैठे रहते थे परिवार के साथ, तो बोलती थी कि भई मेरे को तो तुम लोग जब मैं मर जाऊँगी, तो तुम लोग जला के आ जाओगे। तो क्यों ना मेरे अंग जो है किसी के काम आ जाए, तो मेरे नेत्रों का दान कर देना, ऐसा हमको बोलती थी। और अचानक जब उनकी 8 अक्टूबर 2016 को मृत्यु होती है, तो मुझे याद आता है उनका शब्द। तो मैं अपने एक पारिवारिक दोस्त को बहुत ही रूंधे गले से बोला कि मुझे मम्मी ने कहा था और मुझे नेत्रदान करना है। तो फिर उस समय के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे नेत्र के, डॉक्टर प्रभात पटेल और उनकी टीम हमारे निवास स्थान पे आई और उनके नेत्रों का दान हुआ। और नेत्रों का दान हुआ, फिर हमारे यहाँ बैठक होती है जो अग्रवाल समाज में 12 दिन की। तो उस समय ये रायगढ़ का पहला नेत्रदान था। तो हमने एक बैठक में जो है नेत्रदान का पोस्टर लगा के जो है बैठक बनाई थी, एक अपने रजिस्टर। जो नेत्रदान की शुरुआत है वो अपने घर से ही आपने जी हाँ, शुरू जी की? हाँ। तो मैं उस शुरुआत को किया तो मेरे को बचपन से एक स्लोगन बहुत प्रभावित करते रहा है जीवन में। गायत्री परिवार के जो मुखिया थे श्री राम आचार्य, उनका एक अच्छा स्लोगन था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो मैं जब शुरुआत घर से किया, तो समाज में जब मैं लोगों को अप्रोच किया तो मुझे बहुत अच्छा उसका प्रतिसाद मिला। क्योंकि अगर मैं कहीं जाऊँगा और आपको बोलूँगा कि आप नेत्रदान कीजिए, जी। तो सामने वाला बोलेगा आप किए हैं क्या? आप किए हैं क्या? तो मैं गर्व से बोलता था कि मेरी मम्मी ने मृत्यु के बाद किया है और हम घर के पूरे सदस्यों ने, इवन हमारे यहाँ मेरे बेटे से लेके मेरे बड़े भाई, भाभी, मेरी पत्नी, मेरी इवन भतीजी, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से संकल्प पत्र भरा हुआ है। जिस दिन मम्मी का हमने नेत्रदान किया उसके जस्ट बाद हमने संकल्प किया पूरे परिवार के साथ कि हम भी मरणोपरांत अपने नेत्रों का दान करेंगे। तो आज जब 12 दिन लोगों में चर्चा हुई रायगढ़ में कि भाई नेत्रदान हुआ है, तो रायगढ़ के लिए नोबेल था, यूनिक था वो। तो पूछते थे कैसे बॉडी को अस्पताल ले गए, कौन डॉक्टर किया? मैं बोला अस्पताल अस्पताल नहीं ले गए। तो बोले मतलब? तो मैं बोला अगर आपकी बॉडी किसी गाड़ी में है, एम्बुलेंस में, जी। और आप नेत्रदान करना चाहते हैं, तो उस एम्बुलेंस में भी ऑपरेशन थिएटर जैसा बन सकता है। बना करके 9 मिनट, 4.5 मिनट लेफ्ट, 4.5 मिनट राइट। सर कई लोगों को ये भ्रम भी है कि जैसा कई बार पिक्चरों में दिखाया जाता है कि नेत्रदान का मतलब समझा जाता है कि आंखें निकाल ली जाती है। ये कितना सच है?
आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आँखें नहीं ली जाती, केवल हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं ब्लैक के अंदर एक कार्निया झिल्ली होती है, वो कार्निया झिल्ली को पूरी सावधानी से निकाली जाती है। ब्लड का एक भी कोई बूंद नहीं आता, कोई अपनी जो ये बॉल है, ये बॉल नहीं निकाली जाती, केवल कार्निया झिल्ली को जो शल्य क्रिया में एक्सपर्ट नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा एमके मीडिया में वह लेफ्ट और राइट 4.5 मिनट लेफ्ट 4.5 मिनट राइट 9 मिनट में आपकी कार्निया झिल्ली, जिसको हम नेत्र ज्योति बोलते हैं, उसको लेकर के फ्रीज अप करके नियरेस्ट जो भी आई बैंक है वहाँ हमको 24 घंटे में पहुँचाना होता है। तो वह प्रक्रिया होती। लोगों में यह भ्रम है कि आंखें निकालने से गड्ढा हो जाएगा, ब्लड आएगा, विभत्स दिखेगा चेहरा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई भी भ्रम की स्थिति से आप ऊपर आएँ, लोगों के बीच चर्चा करें और ये बताएं कि केवल कार्निया झिल्ली ही ली जाती है, जो कि प्रत्यारोपित होती है एक अंधत्व को मिटाने में। और अब तक हमने 85 लोगों का नेत्रदान रायगढ़ और आसपास कराया है मरणोपरांत, जिससे 170 लोगों को नई ज्योति मिल गई है। एक नेत्रदान में 2 लोगों को हाँ, आंखें गवर्नमेंट मिलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, जैसे हम एक आंख से देख सकते हैं, जी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक आंख से ब्लाइंड है उसे हम ब्लाइंड की श्रेणी में नहीं मानते। जो दोनों आंख से ब्लाइंड है उसे एक नेत्र ज्योति मिलती है, फिर सेकंड हितग्राही जो है उसकी जो दोनों आंखों से ब्लाइंड है उसको एक नेत्र ज्योति, यानी एक मृत्यु से 2 लोगों 2 को लोगों को नई नई रोशनी रोशनी मिलती मिल है। सकती है। तो मेरा तो संदेश यही है कि हर लोग नेत्रदान का संकल्प लें और करके देखें, अच्छा लगता है। सर, इस पर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है नेत्रदान के लिए? नहीं, इसमें राष्ट्रपति जी ने 3 मई 2024 को मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को मेल किया था, पत्र लिखा था कि जैसे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर कोई आज़ादी की लड़ाई में लड़ा है या किसी देश के हित में लड़ा है तो उसे एक टाइटल मिलती है। तो क्यों ना जो मरणोपरांत नेत्रदान करते हैं जी। उन्हें नेत्रदानी, उनके नाम के आगे नेत्रदानी का एक टाइटल टाइटल दिया जाए भारत सरकार की ओर से। साथ ही जो भी नेत्रदान या अंगदान करते हैं उनका दाह संस्कार राजकीय जो जो राजकीय सम्मान के साथ अगर उसकी अंत्येष्टि की जाएगी तो उस परिवार को प्राउड फील होगा और दूसरे समाज के लोग उससे और भी लोग इंस्पायर होंगे, अप्रिशिएट होंगे कि भाई आज इसको राजकीय सम्मान मिला नेत्रदान करने से, तो कल मुझे भी मिल सकता है। तो ये 2-3 मांगों को लेके, ये 2-3 आग्रह को लेके मैंने राष्ट्रपति और सम्मानीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो बहुत ही सुखद संयोग रहा कि 2 मई को मुझे मेल आया राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जिसको पूरा जो माध्यम थे हमारे नतमल अग्रवाल जी, जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का अवसर मिला। मैं और मेरी पत्नी लता अग्रवाल वहाँ गए और बहुत ही अच्छे ढंग से महामहिम ने, हमारा 2 मिनट का अपॉइंटमेंट था बताना चाहूँगा, और उन्होंने 22 मिनट तक लगातार इन बातों को सुना। और जब हमने बताया, वो यानी क्रमवार पूछ रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी कि ये नेत्रदान कैसे होती है, आप इसका कैसे, आपको अचानक सोचे कहाँ से विज़न आया आपके पास? तो मैंने बताया कि हमारी माता जी की इच्छा थी। बोली बहुत अच्छा, घर से आपने शुरुआत की। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जब वो समझी, सुनी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी राज्यपाल थी झारखंड की 2016 में, तो उन्होंने स्वयं भी घोषणा की हुई है कि मरणोपरांत मैं अपने नेत्रों का दान करूँगी। तो जब हमारी 22 मिनट की मुलाकात हुई और हम बाहर आए, तो उनके जो ओएसडी थे, निजी सहायक, उस कमरे में केवल हम 3 ही लोग थे, जो महामहिम जी थी, मैं, मेरी पत्नी और महामहिम जी।
तो बोले सर आपका 2 मिनट्स था और महामहिम जी ने आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया, आपका सब्जेक्ट क्या था? तो मैंने बताया कि नेत्रदान। बोले ओह शिट! तो बोला क्या हुआ सर? बोले ये तो मैडम का सब्जेक्ट था। तो मैंने पूछा कैसे? तो बोले वो बहुत इन चीज़ों को बहुत एप्रिशिएट करती हैं, नेत्रदान, अंगदान, देहदान। तो बोले इसीलिए आपको बहुत टाइम दे दिए और मैं तो यहाँ 15 सालों से हूँ राष्ट्रपति भवन भवन में में। 3 राष्ट्रपति मेरे सामने बदली हो चुके ज्वाइन हैं। हुए, फिर रिटायर्ड हुए। बट एनजीओ या व्यक्तिगत किसी को महामहिम राष्ट्रपति जी हाफ मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देती है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल हमें मिला था 11:10 पे एंटर और बाकायदा लिखे होता है 11:12 पे आप आउट एग्जिट। तो वो लिखा हुआ था, लेकिन जब वो सब्जेक्ट चालू हुआ तो अब हम तो उठ नहीं सकते थे या उन्होंने कुछ ऐसा इशारा नहीं किया। तो बहुत अच्छी बात हुई 20 मिनट और काफ़ी अच्छा लगा। और महामहिम जी यानी एक सपना था कि महामहिम के साथ हम देश की सर्वोच्च पद पे है, जी बैठ पाएँगे, नहीं बैठ पाएँगे, लेकिन बैठने का सौभाग्य मिला, तो इसके लिए मैं तो पूरे रायगढ़ वासियों को सबसे पहले थैंक्स दूँगा, क्योंकि आज जो मेरा मिशन था, नेत्रदान का, अंगदान, देहदान का, वो मिशन मेरे अकेले का नहीं था। अगर मैं उस मिशन पे चलता और लोग सपोर्ट नहीं करते, देहदान, नेत्रदान करने वाले परिवार आगे नहीं आते, तो ये मिशन रुक जाता। लेकिन उन्होंने लगातार मुझे सहयोग किया और अब तो ऐसे होता है, शुरू में लोग जब नेत्रदान की बात आती थी, तो लगता था अप्रोच कैसे करें? किसी के घर में अगर गमी हो गई है जी और आप बात करेंगे नेत्रदान की, तो हो सकता है झगड़ा भी हो जाए जी बिल्कुल। कि हम यहाँ सामने गम वाला में बुरा हैं। मान जाता है कई बार। हाँ, हम गम में हैं और सामने वाले को नेत्रदान। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक संपर्क के हिसाब से एक अपना फार्मूला ईजाद किया था कि मैं जो रायगढ़ के जितने समाज के वो समूह हैं व्हाट्सएप, उनसे मैं एडमिन को बोल के जुड़ गया था। तो मुझे जैसे ही शोक संदेश पता लगता था, तो मैं उसमें लिख देता था नेत्रदान महादान, और नेत्रदान करने के लिए मृत्यु से 5 घंटे तक इस नंबर पे संपर्क करें। तो उससे कई लोग जागरूक होके पूछते थे कि हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त जी के डेथ हुई है, क्या सिस्टम है, क्या है? दूसरा मैं देखता था कि भई अब शोकाकुल परिवार से तो अपन चर्चा नहीं कर सकते, तो मैं देखता था इनके नियर डियर दोस्त यार कौन है? तो उनको मैं फ़ोन करके पर्सनली अप्रोच करता था कि भई अमुक-अमुक व्यक्ति की डेथ हुई है, कब ले जाओगे? पहले तो एक भूमिका तैयार करनी पड़ती थी कि कब ले जाओगे अंत्येष्टि? तो समझ में आ जाता था कि भई अभी 2-3 घंटे देरी है। तो फिर मैं उनको धीरे से अप्रोच करता था, उनके रिलेटिव्स को या मित्र को, कि भाई नेत्रदान अगर करने की इच्छा होगी, अगर फॉर्म नहीं भी भरे होंगे तो एक फॉर्म परिजन लोग को जी फिल अप करना होगा, सहमति देनी होगी और मैं डॉक्टर्स की टीम आपके निवास स्थान में ले आऊँगा। सर, और आपने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज जी, किया है नेत्रदान जी को। हाँ। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के विश्नोई जी ने जब हमें बताया कि गुजरात के गांधीधाम में सबसे अधिक नेत्रदान का लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है, तब वो आंकड़ा लगभग 4000 के आसपास था। तब हमने सोचा कि क्यों ना इस आंकड़े को हम पार करें, और सब लोगों की मदद से, प्यार से और इस साहसिक निर्णय में हम पहुँचे कि हमने 2024 में गांधीधाम गुजरात के उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और अब तक हमारे देवकी रामधारी फाउंडेशन के माध्यम से 5500 लोग नेत्रदान का जो है संकल्प ले चुके हैं 5500 और लोगों को आपने 5500 लोगों ने तैयार कर लिया कमिटमेंट किया है। कमिटमेंट करने के लिए। कमिटमेंट किया है और उस कमिटमेंट में बाकायदा एक फ्रेंड्स और एक रिलेटिव्स के सिग्नेचर होते हैं। जो हमारा फॉर्म होता है, उस फॉर्म में एक फिलअप करना होता है, जिसमें कोई भी एक फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सिग्नेचर होते हैं कि मैं सहमति प्रदान करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि ये कोई लिबरल होता है। ये कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि आज मैंने कर दिया और मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरी पत्नी या मेरा बेटा नहीं चाहता कि मैं अपने पापा का नेत्रदान करूं, तो इसके लिए कोई भी एफआईआर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि आपने कोई कमिटमेंट कर कानूनी बाध्यता नहीं है। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ये पूरी तरह से लिबरल है। तो दीपक जी, आपने अपने पूरे बिजनेस के अनुभव को हमारे साथ बांटा, हमारे दर्शकों के साथ बांटा।
हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें समय दिया और हम बहुत आशावादी हैं कि आपका जो भी अनुभव है, आपकी जो भी जर्नी है, वो जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो अभी भी बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद देगी और वो अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएँगे। आपकी कहानियों से, आपके संघर्ष की कहानियों से, उनसे सीख लेकर आप हमारे शो में आए, उसके लिए हम आपका फिर से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी रामकृष्ण एकेडमी की पूरी युवा टीम का मैं साधुवाद करता हूँ कि आपने रायगढ़ में एक ऐसी नई संरचना की है जिससे रायगढ़ की प्रतिभाएं लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आपने एक जो नया एपिसोड चालू किया है, उसके लिए मैं आपकी पूरे टीम की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।